है जी। जीएनएफ है आज। सर राम राम। राम राम सर। राम राम सर। राम राम जी। राम राम डॉक्टर साहू। आज मंगलवार है और डेट हो गई है 4 मार्च। है जी। जी 4 मार्च है। जीएनएम पढ़ेंगे। चैप्टर चल रहा है हमारा लिप्स माउथ एंड थ्रोट। और इसमें हम आज एसबीएस चलेगा। एसबीएस ऑफ द सलाइवरी। अच्छा, एसबीएस ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड चल रहा था, जिसमें ट्यूमर ऑफ द पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया था कल। और इसका सेकंड हेडिंग है एसबीएस ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स का ड्राई माउथ। है जी। जी बॉस। ड्राई माउथ ब्रैकेट में कह रहे हैं म्यूकोविस्किडोसिस ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स। विस्की, VISCI, विस्कस, विस्किडोसिस, ये टर्म ड्राइनेस की तरफ ही होती है। विस्कस फ्लूइड होता था, जितना कंसंट्रेटेड हो जाता था जाते जाते, विस्कस, विस्कोसिटी जिसकी ज्यादा होती है उतना वो गाढ़ा होता है। तो ड्राई माउथ का एसबीएस है सेम, यही वाला एसबीएस ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। और फेस में कह रहे हैं PHASE, फेस हीलिंग, सॉरी हैंगिंग हीलिंग फेस होगी। और कंडीशन फॉलोइंग हैंगिंग हीलिंग, या तो हैंगिंग हीलिंग में पड़ा होगा बंदा ड्राई माउथ अगर है, या फिर कंडीशन फॉलोइंग हैंगिंग हीलिंग आएंगी। स्कार्ड डिजनरेशन ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू ड्यू टू रिकरेंसेस गोज टू इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा। हैंगिंग हीलिंग के कारण या कंडीशन जो फॉलो कर रही है हैंगिंग हीलिंग को, उन वो जुड़ी। और उसमें होता क्या है कि स्कार्ड डिजनरेशन हो जाता है ग्लैंडुलर टिश्यू का, हैंगिंग हीलिंग के कारण या रिकरिंग बार बार रिकरेंस होने के कारण हो सकता है। ग्लैंडुलर टिश्यू जब स्कार्ड हो जाएगा, स्कार्ड डिजनरेशन रिकरेंसेस के कारण, तो इनसफिशिएंट प्रोडक्शन होने लगेगा सलाइवा का परमानेंटली। एक बीमारी है, एक सिंड्रोम है ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन का, जोगरन सिंड्रोम। जोगरन सिंड्रोम जैसा भाव है यहाँ। उसमें भी क्या होता है कि सारी की सारी म्यूकस लाइनिंग्स बॉडी की, चाहे वो कंजंक्टिवा हो, माउथ हो, रेक्टम हो, कोई भी जो मॉइस्चनिंग पार्ट है म्यूकस मेम्ब्रेन बॉडी की, सब ड्राई होने लगती है। उसमें एक केस आया था, अमित पाल भाई याद आ रहा होगा, बड़े सर का सबसे पहला था हमारा SCPH प्लस का, बिल्कुल बिल्कुल याद सबसे पहला केस था वो। है जी। हाँ, तो सलाइवा का प्रोडक्शन या इनसफिशिएंट रह जाता है। रिमार्क कह के चल रहे हैं, यहाँ टिप्पणी दे रहे हैं हेमर साहब, ये राइटर कह रहे हैं द फ्रीक्वेंट ड्राइनेस ऑफ माउथ फॉलोइंग मीनोपॉज यूजुअली गोज हैंड इन हैंड with a lowering of the estrogen level, dryness of the mucous membranes. Frequent dryness of the mouth का होना, इसको फॉलो कर जाता है मीनोपॉज, यूजुअली गोज हैंड इन हैंड विद ए लॉवरिंग ऑफ एस्ट्रोजन लेवल, यानी कि ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन्स। तो भाव कुछ ऐसा आ रहा है कि यदि फ्रीक्वेंट ड्राइनेस ऑफ द माउथ होगा, होता रहेगा किसी महिला का, तो इसका मतलब उसको मीनोपॉज जल्दी आएगा, है ना डॉक्टर दीपशिखा? ऐसा हो सकता है बस। हाँ, मीनोपॉज की कंडीशंस में फ्रीक्वेंट ये भी होगा। हमारे को वो सब कंडीशन सब याद करनी पड़ेंगी कि मेरा मुंह किस वजह से सूख गया। हाँ, घबराहट में सूखता है, एंटिसिपेशन में सूखता है, और इस तरह की जो चीजें हैं कि यार मुंह दो तरह से आ गई। अब हाँ, एक तो हो गई कि मैं इसको ले पा रहा हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ,
और दूसरा हो गया मुंह सूखने वाली बात कि हाँ इसके मारे तो मेरा मुंह सूख गया, वो आ, हार्मोनल लेवल पर है। हाँ हाँ, ये मीनोपॉज में जो कोई लेडी जा रही होगी या तो उसका भी ड्राइनेस ऑफ माउथ जो है वो हाँ मिलेगा फ्रिक्वेंटली, क्योंकि हाँ जी, उधर एस्ट्रोजन लेवल उसका कम होता जा रहा है, इसलिए ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस बस मेम्ब्रेन का कारण है लो एस्ट्रोजन। हाँ अमित। लो एस्ट्रोजन के अलावा जितनी भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस है ना, कि हाँ जैसे शुगर है, हाँ शुगर मतलब स्ट्रेस की वजह से जितनी भी स्ट्रेस की कंडीशंस, एक्यूट स्ट्रेस में एकदम से माउथ म्यूकस मेम्ब्रेन वो होने लगेंगी, दोनों तरफ, दो तरफ से चलेगी है, हाँ एक्यूट में आ रही है तो क्रोनिक में हाँ आ रही है। हाँ, इसमें ये दो भाव इसी तरह से जुड़ रहे हैं अमित। इसमें याद, इसमें देखो, एक तो जो इसमें लाइन टू लाइन कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यूजुअली मीनोपॉज के दौरान फ्रीक्वेंट हाँ ड्राइनेस जी, ऑफ माउथ इसलिए होता है क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल वहां कम होने लगता है। एक तो ये हाँ भाव आ रहा है इस लाइन का। और जो आप कह हाँ रहे हैं वो बिल्कुल पैरेलल ऐसे है कि यदि बार बार किसी का मुंह सूख रहा है तो एक तो उसकी और कंडीशन देखें, क्या स्ट्रेस है क्या नहीं है। और हाँ हाँ और अगर किसी को बार बार स्ट्रेस की वजह से मुंह सूखता रहे, म्यूकस मेम्ब्रेन सूखती रहे, तो क्या वो हाँ जी, बंदा एस्ट्रोजन लेवल को डाउनिंग में नहीं ले कम कर, जाएगा जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल, हाँ तो वही इसलिए वही, मुझे लगा, भाई मुझे इसलिए लगा कि अगर ऐसी स्थिति होएगी, बार बार स्ट्रेस आ रहा है, किसी महिला को ड्राइनेस आ रही है बॉडी में, तो वो जल्दी मीनोपॉज में भी जा सकती है। हाँ जी, हाँ अर्ली मीनोपॉज का कारण हो सकता है ये, एक ऐसा भी मुझे यह थॉट आया। हाँ जी, हाँ दोनों ही रहेंगे। Increase in mouth dryness due to active kidney collecting tubules SBS. Increase in mouth dryness due to active kidney collecting tubules SBS. क्यों होएगा ये इंक्रीज इन ड्राइनेस ऑफ माउथ ड्यूरिंग एक्टिव किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एसबीएस? क्योंकि फ्लूइड को बॉडी कहां ले जा रही है? फ्लूइड को बॉडी उस पर्टिकुलर ऑर्गन या सिस्टम में ले जा रही है, तो उसमें ले जाने की वजह से ड्राइनेस ऑफ माउथ बढ़ेगा। समझ रहे भाव बस यहाँ? पर्टिकुलर ये सिस्टम में ले जा रही है, जितना उसे बचा के रख रही है, हाँ, बचा के जो रख उसकी रही है या सलाइवा वहां ले जा रही है। समझ रहे हो? तो हाँ इसलिए एक जगह की कट मार के दूसरी जगह जा रहा फ्लूइड, तो यहाँ इंक्रीज इन माउथ ड्राइनेस का एक ये भी कारण होता है। तो बॉस क्या इसके साथ हमें इडिमा भी मिल सकता है बॉडी में? बिल्कुल मिल सकता है। उधर मुंह सूख रहा है, उधर उधर पेडल इडीमा हो सकता है, उधर मुंह सूख रहा है, उधर एसाइटिस हो सकती है। यही तो भाव है इस लाइन का बेटा, डॉक्टर दीपशिका। जी जी जी। थेरेपी में कह रहे हैं फाइंड आउट व्हाट द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स आर एंड इफ पॉसिबल रिजॉल्व देम इन रियल लाइफ सो दैट द हैंगिंग हीलिंग कैन come to an end. Oil pulling and lymph drainage massage so that the juices start flowing again. Gargling with natural salt. नेचुरल साल्ट को लेके गार्गलिंग करो, क्योंकि ड्राई माउथ का हेडिंग हम पढ़ रहे हैं, दूसरी बॉडी की ड्राइनेस नहीं पढ़ रहे, तो ये थेरेपी भी माउथ के हिसाब से बता रहे हैं कि गार्गलिंग करो, ये करो वो करो, है जी। नेक्स्ट हेडिंग है सलाइवरी ग्लैंड सिस्ट्स। अमित पाल है? हाँ जी भैया। अरे हाँ हूं करते रहा कर भाई, मेरे को लगता है कि भैया है नहीं। सलाइवरी ग्लैंड सिस्ट्स, these usually appear in the small salivary glands distributed throughout the mouth. For example, they can be caused by a bite on the upper lip, goes to mucus collects and then solidifies a mucosal. If there is no injury, same as above. सलाइवरी ग्लैंड सिस्ट के बारे में कह रहे हैं कि ये आमतौर पर स्मॉल सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि थ्रू आउट द माउथ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उसमें अपीयर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन बी कॉज्ड बाई ए बाइट ऑन द अपर लिप। अक्सर ये
इनके उदाहरण के लिए ये हो सकती हैं बाइट ऑन द अपर लिप पे बाइट होने से, कटने से, काट लिया। दिस सिचुएशन गोज टू म्यूकस कलेक्ट एंड देन सॉलिडिफाइज। अब चूंकि बाइट ऑफ अपर लिप हो गया तो उधर म्यूकस कलेक्ट हो गया वहां पर, और उधर ये सॉलिडिफाइज हो गई, और जिसको उन्होंने म्यूकोसील कहा। इफ देयर इज नो इंजरी, यदि कोई इंजरी नहीं है, जैसे दांत वात से अंदर से होठ कट जाता है, ऐसा नहीं है, तो सेम एसबीएस काम करेगा ऊपर वाला, और वो सेम एसबीएस था चंक कॉन्फ्लिक्ट, वुड चंक समथिंग डिजायर्ड गुड, ये वाला जो पढ़ रहे थे हम, एसबीएस ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड। तो अब मजे की बात यह है कि आपने ये देखा होगा अमित शर्मा, कई लोगों के होठ के नीचे एक गांठ बन जाती है, सिस्ट सी। हाँ जी बिल्कुल। लोग कहते हैं पता नहीं कैसे बनेगी डॉक्टर साहब ये, और हम ये पूछते हैं कि होठ कट गया होगा खाना खाते हुए तेरा, ये वो वाली सिस्ट है, होठ के अंदर बनती है जनरली। तो फेस में क्या अमित कुछ कह रहे हैं? इनर चीक्स पे मिल सकती है, इनर चीक्स पे भी बन सकती है, जहां भी स्मॉल सलाइवरी ग्लैंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां अगर कोई सिस्टिक ग्रोथ हो रही है इनर चीक में, इनसाइड द लिप, तो ये भाई ये वही है सलाइवरी ग्लैंड सिस्ट्स हैं, और ये घुल भी जल्दी जाती हैं। हाँ जी, चंक कॉन्फ्लिक्ट है या हाँ, चंक कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर कोई इंजरी हो सकती है, जैसे बाइट ऑन द इनर, बाइट ऑफ द अपर लिप है, इनर नहीं अपर लिप। ओके, फेस में कह रहे हैं कंप्लीटेड हीलिंग और ए स्टेट फॉलोइंग रिलैप्स, कंप्लीटेड हीलिंग या स्टेट फॉलोइंग रिलैप्स, द कंप्लीटली रिमूव्ड ट्यूमर लीव्स एन एम्प्टी स्पेस, यानी कि सिस्ट विद सिंड्रोम, द सिस्ट कैन बी पंप्ड अप अगेन। कंप्लीटेड हीलिंग हो सकती है, स्टेट फॉलोइंग रिलैप्स वाली भी मिल सकती है। कंप्लीटली रिमूव ट्यूमर, छोड़ जाता है अपना एम्प्टी स्पेस, जिसको सिस्ट बोलते हैं। और आगे कह रहे हैं विद सिंड्रोम, यदि सिंड्रोम भी है तो ये सिस्ट जो है दोबारा से आ जाएगी, अगर वो सिंड्रोम बना रहा केसीटी वाला। थेरेपी, द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड, अवॉइड रिलैप्स एंड रिजोल्व केसीटी इफ स्टिल एक्टिव। केसीटी रिजोल्व करो यदि एक्टिव हो तो, अवॉइड करो रिलैप्स को, इफ एप्लीकेबल सर्जरी। तो ये गुटखा खाने वालों के लिए भी हो सकती है नहीं डॉक्टर श्रे? सर उसमें तो अल्सर्स ज्यादा आएंगे मेरे ख्याल से शायद। बहुत ना भी हो सकती है, बार बार गुटखा खाने में मुंह भी कटता है, और वो कंटिन्यूड उनका वहां रहता है, ये क्रोनिक इंजरी रहती है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन हल्की हो जाएगी, अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन तो हल्की होती रहती है, और क्रोनिक इंजरी रहती है, सिस्ट टाइप के मिलते हैं उन लोगों के भी खूब। हाँ, मिल सकते, दोनों भाव है। अगर वो उस इंजरी को हील कर रहा होगा डॉक्टर श्रे, डीप टिश्यू, तो वो अल्सरेशन भी मिल सकता है और सिस्ट भी मिल सकती है, उसके उस इरादे की वजह से कि इसको रिजोल्व करूं, इसको हील करूं इंजरी को। अल्सर बहुत गहरे में जाके मिलेगा। हाँ हाँ सर इसमें जैसे सर एक रूब्रिक आता है, इरप्शंस वेसिकल्स पेनलेस इन द माउथ करके, तो शायद यही हो सकता है कि सलाइवरी ग्लैंड से जैसे जो वेसिकल्स बनते हैं पेनलेस, तो वो भी यही चीज हो सकती है। हाँ, देखो वेसाइकल्स जो बनेंगी वो आपकी म्यूकस लाइनिंग और सब म्यूकोसा के बीच में बनेगी, पानी सा भरा रहेगा। और अभी अमित शर्मा भैया कह रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा डीप टिश्यू इन्वॉल्व हो सकता है सिस्ट में, और जो वेसाइकल्स हैं उनमें थोड़ी सी वो सुपरफिशियल हो सकती हैं। ये देखा मैंने कई बार, जैसे कई लोग बहुत ज्यादा एकदम मीठा खा लें, गुड़ खा लें, तो अचानक वेसाइकल सी बन जाती है इंजरी की वजह से। हाँ जी, और सिस्ट बनेगी या अल्सर बनेगा, ये डिस्पोजिशन डिसाइड करेगा हाँ का। बिल्कुल। दूसरी, और ये चंक कन्फ्लिक्ट को उसने कौन से मियाज्म से लिया है, साइकोटिक मियाज्म है या सिफिलिटिक मियाज्म है उसका?
खुद हाँ पेशेंट का भी और इंटेंसिटी का भी। हाँ हाँ। अच्छा देखो, चंक बोल दिया ना आपने, तो चंक बोल दिया तो यहाँ अल्सर कम मिलेगा, ग्रोथ ही ज्यादा, सिस्ट ज्यादा मिलेगी। और- लेकिन ये डिसाइड पोजीशन जो उसका मियाज्म का है पेशेंट डिस्पोजिशन का और वो ज्यादा। मियाजम, बिल्कुल। हाँ क्या मियाजम चल रहा है उस बंदे के अंदर, क्या उसका डिस्पोजिशन रहा, किस तरह से वो रिएक्ट करता है सराउंडिंग्स को, सिचुएशंस को, जी, डिसाइड करेगा कि कैसी कौन सेंसिटिविटी है। सिस्टम। एक मस्त मोला है, वो खूब गुटके खा रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक ने गुटखा खाया, जरा सा उसका कट गया और डॉक्टर के पास भागा भागा गया कि डॉक्टर साहब देखना कोई कैंसर तो नहीं बन जाएगा। हाँ जी। एक ऐसा भी हो सकता है डिस्पोजिशन। एक ऐसा हो सकता है, अरे कोई फर्क ना पड़ रहा, चल अपना आप सही हो जाएगा, मुझे फर्क ना पड़ता। ऐसे भी हुए लोग, है ना भाई। हाँ बिल्कुल। जी, बिल्कुल। तो इससे रिलेटेड कोई रूब्रिक बताना हो तो बताओ, ड्राई माउथ, सलाइवरी ग्लैंड से, नहीं तो फिर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब बॉस, ड्राई माउथ का तो हमारे को फिर जैसे ना सारी की सारी सिचुएशंस को सोच के और उस तरह से करना पड़ेगा कि हाँ भाई, ड्राइनेस ऑफ माउथ अधिकतर चाहे कॉमन मिल रहा है हमारे को, इसमें क्या कहते हैं जो अपनी शुगर वगैरह है, ड्राइनेस ऑफ माउथ, स्लीप ड्यूरिंग ड्राइनेस ऑफ माउथ। लेकिन जब हम ड्राइनेस ऑफ माउथ में जाएंगे तो उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया रूब्रिक निकल जाएंगे पर्टिकुलर में भी। हाँ हाँ जी। हाँ, सब बिल्कुल। रूब्रिक्स में अब जाएंगे। बिल्कुल टिपिकल है नक्समोचाटा वाला ना, ड्राई कोटनी सलाइवा, कि डॉक्टर साहब मुंह में कुछ रुई रुई सी चिपकी रहा है। हाँ हाँ, तो कौन बिल्कुल। असर है रुई रुई, नक्स मॉस्चेटा की ड्राइनेस देखो, बिल्कुल सही कह रहे हो। है ना। उसमें भी तो हम्म, फिर उसमें भी थर्सलेस रहता है वो। हम्म, वो ये और पर्टिकुलर आ गया इन दोनों का, नक्समोचाटा और पल्सेटिला का, के ड्राई माउथ विदाउट थर्स्ट। हाँ ये बिल्कुल सिंपैथेटिक वाला और बहुत हाँ, लेकिन अच्छा रूब्रिक बता रहा है। पल्सेट इलाका थर्स्ट है नहीं, लेकिन माउथ ड्राई नहीं रहता। हम्म। ये माउथ क्यों? ड्राई रहता है, तब भी प्यास नहीं है बस। और नक्समोचाटा अच्छा की भी माउथ ड्राई रहता है, अच्छा तब भी प्यास अच्छा। नहीं है। वैट ड्राई वैट मतलब माउथ विद थर्स्ट, फिर इसका कुछ मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, वो बता भाई अमित शर्मा। वैट माउथ विद वो थ्रस्ट या फिर ड्राई माउथ विदाउट थ्रस्ट, ऐसा भी ड्राइनेस ऑफ माउथ विदाउट थर्स्ट, कौन ड्राइनेस वो ऑफ माउथ विदाउट थर्स्ट, वो किसकी है? ये नक्समोचाटा और पल्सेटिला दोनों की है। बॉस अच्छा, बेट वाला शायद मर्क मर्क का है क्या, हमें ठीक से याद नहीं, लेकिन हाँ शायद वो मर्क मार्क का या है। वाला है। सर इपिकाक। मर्क का ही है। हाँ तब भी प्यास लगती रहती है। हाँ 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 हाँ। अच्छा। नक्स हाँ हम्म, चलो खैर, आप सही कह के चल रहे हो बात को, कि अगर इसके डीप में जाएंगे तो ये काफी मतलब काफी इसमें डिटेल मिलने के चांस हैं। ये नॉर्मल से लेकर के, यानी कि लेस सीवियर से लेकर के मोर सीवियर तक हाँ के कारण इसमें मिलेंगे, ड्राइनेस ऑफ माउथ। हाँ जी, हाँ जी। जी। नेक्स्ट एसबीएस है, एसबीएस ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स, सॉरी सलाइवरी डक्ट्स। एसबीएस ऑफ द ग्लैंड सलाइवरी में। ग्लैंड डक्ट्स को ये कह रहे हैं, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कंट्रोल्ड होगा। हम्म। सेरेब्रल कॉर्टेक्स की इन्होंने फिगर दे रखी है, रेड कलर से इसको बाउंड्री इसलिए किया हुआ है। इसमें हेडिंग है इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड डक्ट्स, जिनको मम्स भी बोल देते हैं। हम्म। इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड डक्ट्स, यानी कि मम्स। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल मेडिसिन, मम्स अफेक्ट्स द पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। However, according to Dr. Hammer, mumps is an inflammation of the parotid salivary gland ducts. दोनों में थोड़ा अंतर है समझने में, कन्वेंशनल मेडिसिन के और हैमर साहब के। कन्वेंशनल मेडिसिन में मम्प्स को कहा गया कि ये पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स का अफेक्शन है, वो अफेक्टेड रहती है, जबकि यह हालांकि हैमर साहब कह रहे हैं कि मम्प्स जो है वो एक इन्फ्लामेशन है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड डक्ट्स का। डक थी। हाँ, इन्होंने डक्ट्स को यहाँ ज्यादा फोकस किया है, जबकि वो केवल सलाइवरी ग्लैंड को कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा, नॉट बीइंग एबल टू, नॉट बीइंग अलाउड टू, और नॉट वांटिंग टू ईट समथिंग, ब्रैकेट में कह रहे हैं मोशन इट। नॉट बीइंग एबल टू,
एबल नहीं है, या अलाउ नहीं किया जा रहा है, या चाहता नहीं है खाना, कुछ ऐसा। ब्रैकेट में कह रहे हैं मोशन इट। तो नॉट वांटिंग टू ईट समथिंग मोशन इट, क्योंकि जिसको खाना चाहेगा उसे ही तो मोशनिंग करेगा, या बिल्कुल। फिर यहाँ मोशन तो उल्टा लग रहा भाव। नॉट वांटिंग टू ईट समथिंग, ब्रैकेट में कह रहे हैं मोशन इट। बस वो वही वाली बात हो गई ना कि निकालने और लेने दोनों के हाँ लिए हाँ, बिल्कुल वही मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे इसको मोशन इसलिए तो नहीं कर रहा कि बाहर फेंकूंगा इसे निकाल के, जो मैं चीज खाना नहीं चाह रहा। एग्जाम्पल में आ जाएगा। एग्जाम्पल में कह रहे हैं चाइल्ड फोर्स टू ईट एवरीथिंग, यू विल ईट एवरीथिंग ऑन योर प्लेट। एक बच्चा जिसको फोर्स किया जाता है कि तुझे हर चीज खानी है, जो तुम्हें हर वो चीज खानी है जो तुम्हारी प्लेट में रख दी गई है, तो वो ही ज्यादा ज्यादा सलाइवा छोड़ेगा बाहर फेंकने के लिए। क्लीनिंग के लिए मोइस्चनिंग है, डॉक्टर दीपशिखा सही कह रही है, वॉश आउट करने के लिए। नोजिया वाली, मतलब नोजिया की तरह जैसे। हाँ, लगातार नोजिया बना रहता है, इपिकाक वाला ना। इपिकाक में नहीं है नोजिएटिंग फीलिंग, और मुंह में पानी। वाटर ब्रश जिसको आता है ज्यादा, वाटर ब्रश वाली रेमेडी है आएंगी इसमें। और नोजिया आपने जोड़ा, प्रशांत ने शायद कहा है, तो नोजिया उसका डिस्गस्टिंग में आ जाएगा। वो उसे डिस्गस्टिंग चीजें हैं जो वो खाने के लिए खिला, जबरदस्ती खाने के लिए कह रहे हैं, तो वह नोजिया और उसके साथ मुंह में पानी, दो चीज की स्थिति मिलेंगी। टिश्यू में कह रहे हैं स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द डक्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अच्छा, टिश्यू शामिल है इसमें स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द डक्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कंट्रोल्ड है, एक्टोडर्मल लेयर से बना है, गुलेट म्यूकोसा पैटर्न पे काम करेगा ये। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं सेल माइनस होगा, ब्रैकेट में अल्सर कह रहे हैं, इन द डक्ट पेनफुल पुलिंग सेंसेशन होगी। इधर ये सेल माइनस इसलिए हो रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा सलाइवा को सलाइवरी ग्लैंड से मुंह में पहुंचा दिया जाए। बायोलॉजिकल मीनिंग है लार्जर डायमीटर goes to better excretion of saliva, better salivation of food। better salivation of food के लिए better excretion of saliva होगा, करना है, उसके लिए लार्जर डायमीटर मिलेगा यहाँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जहाँ पे ये गुलेट म्यूकोसा पैटर्न है, हाँ वहां पे कॉर्टेक्स का कंट्रोल ज्यादा दिख रहा है, हाँ जहाँ जहाँ सेरिबर है ना। अच्छा हाँ हाँ भैया, हाँ, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ओके, हाँ अच्छी बात कह रहे हो, बिल्कुल। और दूसरा था आउटर स्किन पैटर्न, तो वहाँ किसका मिल रहा होगा, वो सेरिब्रल मेडुला का मिल रहा होगा, या मेडुला या ब्रेन स्टेम दोनों ही बहुत, क्योंकि जैसे 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 कॉर्टेक्स आ रहा है वैसे वैसे सेंसिटिविटी मतलब सेंसरी और मोटर जो भी है ना उसका वो बढ़ जा रहा है, इसीलिए पहले फेज में जो है वो पेन सेंसेशन तुरंत बढ़ता है, सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिविटी होती है कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में। शायद हमें भी मतलब ऐसा ही फीलिंग हो रही है कि कॉर्टेक्स हाँ पर ये एक्टोडर्म के ही के टाइप ही तो है ना, प्रेजेंटेशन आउटर स्किन और बुलेट, तो ये रहेंगे तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के कंट्रोल में ना दोनों, या इनका दोनों का अलग अलग है बेटा कंट्रोल, आउटर स्किन का। नहीं बॉस, ये दोनों एक्टोडर्म का प्रेजेंटेशन है, आउटर स्किन और बुलेट दोनों। अच्छा एक्टोडर्म का ही है। हाँ, लेकिन पता है जहां भी जिक्र आ रहा है गुलेट म्यूकोसा पैटर्न का ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए अमित भाई को लगा कि ऐसा लग रहा है कि ये तो जुड़ा ही जुड़ा है कम से कम। और रही बात आउटर स्किन पैटर्न या जो भी है वो आप सही, अब आपका भाव ये निकल के आ रहा है कि दोनों को इसी है। और सिमरन सही कह रही है बिल्कुल, ये एक्टोडर्मल टिश्यू में रिएक्ट करते हैं या तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मैं देख रहा हूँ तो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में गुलेट म्यूकोसा पैटर्न दिखा रहा है, ठीक है, इसका चार्ट मैं देख रहा था,
और ठीक है। हीलिंग फेज में दिखा रहा है आउटर स्किन पैटर्न दिखा रहा है इसमें। हाँ तो इसी से जुड़े हो गए ना सर, एक तो एक्टिव फेस का भी इसी से जुड़ा है और हीलिंग का भी इसी से जुड़ा है। हाँ, अच्छा हाँ, ये जो cerebral पैटर्न cortex जुड़े हैं, ये पैटर्न का मसला सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ ही लग रहा है अब। जी उसी का रिजल्ट। जी हाँ ये उसी, एक्टिव है और हीलिंग है, बस इतना फर्क है। गुलट हाँ म्यूकोसा पैटर्न जो है एक्टिव फेस में, हाँ और जो हीलिंग मुझे लग रहा है आउटर स्किन पैटर्न है। हाँ, नहीं हाँ, वही चीज दिया है इसमें। वो तो है अमित, लेकिन बात ये निकल के आ रही है कि ये पैटर्न अपने आप में कोई सा भी हो, पैटर्न रिप्रेजेंट टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जी और उनमें हाँ, सेरिब्रल बिल्कुल। मेडुला में और ब्रेन स्टेम में कोई पैटर्न का जिक्र pattern उतना नहीं आया, या आया ही नहीं अभी तो, बल्कि है ना। हाँ, वैसे नॉलेज में है, हो सकता है आगे और अभी कहीं हो। सिमरन कह रही है कि ये एक्टोडर्मल लेयर से, एक्टोडर्म से रिलेट होने के नाते यहाँ दोनों स्थिति इसी के साथ जुड़ी है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के। बस ये लिखा है ना यहाँ पे कि लिखा है एक्टोडर्मल उसमें। टिश्यू या तो आउटर स्किन पैटर्न से रिएक्ट करेंगे या तो गुलेट म्यूकोसा पैटर्न से रिएक्ट करेंगे। और हम लोगों ने जब पहले पढ़ा था ना 63 पेज नंबर पे, तो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा वो किया था, डिस्कस किया था। तो इसमें था कि जो आउटर स्किन पैटर्न होता है ना, ये क्रोनिक डिजीजेस की तरह ये रिएक्ट मतलब में ये हमें दिखेगा। जैसे कि था कि एक्टिव फेज में जो है इसकी सेंसिटिविटी माइनस इतनी नहीं होगी, कम होगी। कम होगी, और हीलिंग पहले फेज में ज्यादा होगी। पहले सेंसिटिविटी होगी, और फिर जबकि ये पेन होगा स्किन में। सॉरी भैया सुन नहीं पाया आपकी बात। आउटर स्किन पैटर्न में ना पहले सेंसिटिव होगा, फिर पेन आएगा। नहीं 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 नहीं, उसमें नहीं कम। आउटर में पहले कम होती है और बाद में बढ़ती है। पेन गुलेट में उल्टा होता है, गुलेट में पहले सेंसिटिविटी बढ़ती है और फिर बाद में कम होती है। तो गुलेट वाले को हम लोगों ने ऐसे समझा था कि जैसे अक्यूट स्टेट में होता है ये, पहले बढ़ती है और फिर कम होती है। कौन से पेज पे था ये डॉक्टर दीपशिका? 163 163। नहीं, हाँ, केवल 16 नंबर पेज में और दिया हुआ है इसको। हाँ अच्छा। पीछे पढ़ के जो आए जो थे चार्ट हम, है 16 नंबर पे। हाँ। हाँ अच्छा अच्छा, ये जो 4 वे स्लाइड्स दे रखी हैं। हाँ, उसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स हाँ में कॉन्फ्लिक्ट हाँ एक्टिव फेज और हीलिंग फेज में दिया हुआ है। हाँ, लेकिन सर इसकी ना एक प्रॉपर डेफिनेशन थी जो ये बच्ची बता रही है। कौन से पे था बेटा? वो 63 पेज पे। 63। I am not alone in this confusion. I am happy. मैं सोच रहा था कि मैं ये मेरे को धोखा दे रही है मेरी मेमोरी। तो हाँ ये है, ये जो छोटे छोटे लिखे हैं दो। हाँ इसमें नंबर 2 है, ectodermal tissue react either according to the outer skin pattern or the gullet mucosa pattern. The outer skin pattern means a reduction of sensitivity during the active phase. अमित पाल भाई, आउटर स्किन पैटर्न में सेंसिटिविटी रिड्यूस होएगी एक्टिव फेस में, एंड एन इंक्रीज इन सेंसिटिविटी यानी कि पेन ड्यूरिंग द हीलिंग फेज। ये तो हो गया आउटर स्किन पैटर्न। गुलेट म्यूकोसा पैटर्न मींस एन इंक्रीज इन सेंसिटिविटी यानी कि पेन इन द एक्टिव फेज एंड रिडक्शन ऑफ सेंसिटिविटी इन द हीलिंग फेज। तो मैं बोल रहा था, ये उल्टा बोल रहा था इसका। देखो आप एक बार फिर से दोबारा से ना मैं अपना क्लियर कर रहा हूँ कि आउटर स्किन में पहले सेंसिटिव होगा, बाद में पेन आएगा। नहीं उल्टा है। अच्छा सेंसिटिव और पेन एक ही है, ये भी जान ले तू पहले, सेंसिटिविटी पे रह बस। सेंसिटिविटी और पेन को एक ही बात कह के चल, तब समझ में आएगा हमें। आउटर स्किन पैटर्न में पेन या सेंसिटिविटी पहले घटेगी अमित, आउट होएगी पहले, आउट। सेंसिटिविटी या पेन आउट होएगा यानी कि घटेगा या कम रहेगा या नहीं रहेगा।
ये कौन से पेज नंबर पे है सर? पेज नंबर 63 पे है और बारीक शब्दों में लिखा है 1 और 2 एसबीएस ऑफ द एपिडर्मिस में है ये। जी ठीक है। अमित भाई, अमित पाल, आउटर स्किन पैटर्न में सेंसिटिविटी या पेन एक्टिव फेज में आउट रहेगा, यानी कि कम रहेगा, घटेगा और हीलिंग में बढ़ेगा। बस इसको याद करने का एक तरीका जो हमने किया है, सिर्फ एक को याद कर लीजिए और दूसरे को उसका अपोजिट कर दीजिए। जैसे गुलेट का हमने याद कर रखा है, पहले प्लस फिर बाद में माइनस, तो पहले प्लस पेन बढ़ेगा और बाद में माइनस होगा, और आउटर में सीधे इसका उल्टा होगा। ये याद करने का इजी तरीका है कि पहले माइनस होगा आउटर में, बाद में प्लस होगा। हमने भी ऐसे एक याद कर रखा था, मैंने आउटर से कर रखा है कि आउटर में मतलब बाहर की तरफ जाना है चीजों को, पहले तो जो पेन और सेंसिटिविटी है वो सेकंड एंड पे एंड प्रोडक्ट उसका बढ़ेगा, मतलब पेन आएगा। तो आउटर स्किन पैटर्न मतलब लास्ट में उसको बढ़ना ही है बाहर की तरफ, तो माइनस प्लस करके मतलब एंड सेकंड फेज जो होगा वो बढ़ेगा और जो फर्स्ट फेज होगा वो कम होगा। हाँ हाँ अच्छा, एक तो कैसे और भी है ना, समझ सकते हैं। हाँ आउटर में घटेगा बाद में बढ़ेगा, है ना? हाँ हाँ, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा आउटर में। इसको इसी से भैया ना हम लोगों ने क्रॉनिक और एक्यूट स्टेट से वो किया था। जैसे एक्यूट स्टेट में जब कॉन्टेक्ट एक्टिव होता है तो पेन तुरंत बढ़ता है एक्यूट स्टेट में, और जब हीलिंग फेज होता है तो उसकी सेंसिटिविटी रिड्यूस होती है। तो ये एक्यूट स्टेट से गुलेट म्यूकोसा पैटर्न मिलता जुलता है, जबकि क्रॉनिक में ही ये शुरू में तो कम कम होता है, फिर वो बाद में उसको मतलब क्रॉनिक से वो था कि नहीं, लेकिन गुलेट वाला एक्यूट से एकदम रिलेट हम लोगों ने किया। वैसे 2-3 टेक्निक ना बता के एक टेक्निक पे ज्यादा रहो, क्योंकि एक टेक्निक से जल्दी समझ में आ जाएगा। वही और कंफ्यूजन में लीड टू द सिफिलिस। ये जो आप लोगों की बहुत बढ़िया वाली है ना कि आउटर में है यानी कि बाहर को होना है तो बाद में बढ़ रहा है, बाद में बढ़ रहा है, सीधा सीधा ऐसे समझ सकते हैं उसको। हाँ चलो, इतना देर तक इसको डिस्कस करेंगे तो इसको तो जिंदगी में भूल ना पाएगा कोई सा भी हम में से। बहुत हमें तो अभी मिला भी नहीं, 63 पेज में कहाँ है 160 पेज में। 160 नहीं बेटा, ओनली 63। मात 63 में जाओ। यूपी से ही हो ना आप भी यूपी से हो ना संगमित्रा? हाँ तो 63 में जाओ अगर यूपी से हो तो। यूपी वाले ऐसे ज्यादा समझते हैं 63। आपने हमसे पूछ के हमारा याद जरूर करा दिया। जब आप पूछते थे तो हमने कभी पलट के देख लेते थे। हमें पलट के देखने में हमें तो हो गया याद। हमारे चक्कर में अमित भैया कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं। तुम लोगों को ये नहीं पता, पवन बॉस जानते हैं तो पवन बॉस को समझाने के लिए फिर अमित सर। अच्छा सिमरन और दीपशिका बताओ। बॉस हम पूछ लिया करेंगे, अब बताइए बॉस। अरे हाँ, ये अमित शर्मा को बहुत ज्यादा वो रहता है कि यार बॉस आप ना या तो सिमरन से पूछते हो या अरे भाई बच्चों से पूछना ज्यादा अच्छा लगता है, तुझे तो पता ही है दोस्त, मैं इनका भला चाहता हूँ यार। पूछने को ना समझ में ज्यादा सीधी आती है। ऐसे नहीं बॉस, आप ऐसे समझिए ना, ऐसे मान लीजिए कि देखिए हम लोग अगर नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं है ना, आप नहीं बताएंगे, अरे आप तो बॉस है ना। हाँ अगर बॉस से गलती हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी समझ दीपशिका की बात, देखा कितना बढ़िया डिफेंस लेकर आई है तेरे लिए ना। सही बात है, सही बात है। आज मतलब बीच में बता रहा हूँ, हमारी सबसे छुटंकी पता क्या करती है, जैसे चालू टीचर जो अभी 6 साल के करी, आज आपको मैथ पढ़ाऊंगी। अच्छा मैथ की स्पेलिंग कौन बताएगा? मैंने कहा इसको मैथ की स्पेलिंग नहीं आती। टेबल की स्पेलिंग कौन बताया? मैंने कहा हाँ तो तू सोच ना, मैं इनसे क्यों पूछता हूँ। है भैया, अब तो समझ गया ना, मैं इन बच्चों को मजबूत करना चाहता हूँ, ये मेरे को कमजोर लगती हैं दोनों। बिल्कुल चलो ठीक है, बिल्कुल सही कर। चलो जी, तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हो गया था स्लाइवरी। अच्छा ये चल रहा है एसबीएस ऑफ द स्लाइवरी ग्लैंड डक्ट।
तो इसमें आ गया था गुलट मिकोसा पैटर्न, कहाँ पे आया था ये? हीलिंग में, है ना? हाँ जी, नहीं, हाँ जी, नहीं, में टिश्यू नहीं, नहीं, ऊपर ऊपर है, ये टिश्यू टिश्यू में ही था। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह टिश्यू रहे हैं इधर सेल माइनस या अल्सर होगा, डक्ट्स में पेनफुल पुलिंग सेंसेशन होगी, बायोलॉजिकल मीनिंग भी हो गया था वैसे, लार्जर डायमीटर होगा, goes to better excretion of saliva, better salivation of food, healing phase में कह रहे हैं swelling and reddening of the duct होएगी, possible occlusion and cessation of secretion होएगा, यहाँ पर थोड़ा सा secretion रुकेगा, मम्प्स इज इक्वल टू मम्प्स, तब इसको मम्प्स कहेंगे, दे लुक लाइक इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लैंड्स, और फिर ये इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लैंड की तरह से नजर आते हैं, इसलिए उन्होंने कन्वेंशनल मेडिसिन वालों ने पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड का इन्फ्लामेशन कह दिया होगा। एग्रावेटेड बाय सिंड्रोम, और अगर यहाँ केसीटी जुड़ गया तो ये और ज्यादा एग्रावेट हो जाएगा। रिमार्क में कह रहे हैं it is hard to tell the difference between mumps and inflammation of the parotid salivary glands. पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड डक्ट्स कहना चाहिए था। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है अंतर करना कि मम्प्स में और इन्फ्लामेशन में पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स के। कंसिडर्ड हैंडेडनेस, यहाँ पर कंसिडर होंगी हैंडेडनेस राइट और लेफ्ट, एंड साइड कंसिडर होगी मदर चाइल्ड और पार्टनर वाली, और लोकल कॉन्फ्लिक्ट को भी यहां कंसिडर करके चलेंगे। तो मुझे लग रहा है पैरोटिड सलाइवरी डक्ट्स ग्लैंड लिख लो आप, ग्लैंड डक्ट। हाँ जी, नहीं तो फिर एक ही बात हो जाएगी मम्स और ये ग्लैंड डक्ट। वैसे भी इन्होंने बोला ना कि डॉक्टर हैमर के हिसाब से मम्स जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड डक्ट है, तो ये मम्स इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड। अच्छा, हाँ, तो इन्होंने क्या कहा डिफरेंस बिटवीन मम्प्स और इन्फ्लेमेशन इन द पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। हाँ, तो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड अपने आप में ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट है, और मम्प्स में हो गई ये पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड डक्ट, है ना? हाँ, मम्प्स में डक्ट इन्वॉल्व है, और बिल्कुल। अब मैं इसको उल्टी तरीके से समझाऊंगा। थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व, accompany the healing, avoid recurrences, chewing gum to stimulate salivation and the purification of the glands। च्युइंग गम को यहाँ प्रमोट कर रहे हैं ये। एक और रह गया छोटा सा, इसे और कर लेंगे, फिर अगला एसबीएस शुरू हो जाएगा। अगला हेडिंग है सलाइवरी स्टोन, सलाइवरी डक्ट स्टोन, साइलोलिथियासिस। सलाइवरी डक्ट में भी स्टोन बन जाती है। दिस इज मोस्ट ऑफन फाउंड, ब्रैकेट में कह रहे हैं इन 80% केसेस इन द एक्सक्रीटरी डक्ट लीडिंग फ्रॉम द पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। 80% केसेस में ये मिलती है एक्सक्रीटरी डक्ट्स में लीडिंग फ्रॉम द पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। पॉसिबल कॉज है इसमें रिकरिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, पहला। दूसरा पॉसिबल कॉज है रिकरिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द एक्सक्रीटरी डक्ट। तो अगर रिकरिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड होगा तो इसमें कह रहे हैं हैंगिंग हीलिंग और कंडीशन फॉलोइंग हैंगिंग हीलिंग। At the end of every tubercular healing, calcium deposits remain। कोई भी ट्यूबरकुलर हीलिंग हो उसके एंड में वहां पर कैल्शियम डिपॉजिट बना रह जाता। स्कारिंग डिजनरेशन ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू ड्यू टू रिकरेंस, तो स्कार बन जाएंगे डिजनरेशन के बाद ग्लैंडुलर टिश्यू के बार बार होने से। That is goes to thickening and clumping of the saliva and deposition of minerals, जिसकी वजह से क्लम्पिंग हो जाएगी सलाइवा की और वहां डिपोजिशन हो जाएगा मिनरल्स का।
गोज टू सलाइवरी स्टोन। ये कारण है इसका सलाइवरी स्टोन बनने का। दूसरा पॉसिबल कॉज में था रिकरिंग वो इन्फ्लेमेशन। अमित है भाई, मतलब टीबी वाले केस में या किसी भी केस में, किसी भी पुराने केस में वो आता है ना, ओल्ड कैल्सिफाइड स्कार जो दिखाई देते हैं। हाँ हाँ, कोई भी ट्यूबरकुलर हीलिंग हो किसी भी चीज की, यानी कि बैक्टीरियल हीलिंग कह लो ना, जहां पर सेल का डिजनरेशन हो, तो उसमें बाद में जो टिश्यू की जो हीलिंग होती है, बाद में वो वहाँ कैल्शियम डिपोजिशन भी बॉडी कर देती है, यदि उसको प्रॉपर तरीके से फंक्शन वापस ना लौटे, ज्यादा नुकसान हो जाए टिश्यू का। तो नहीं कर पाई। हाँ, दूसरा पॉसिबल कॉज था रिकरिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द एक्सक्रीटरी डक्ट का। इसमें हैंगिंग हीलिंग ऑफ द एक्सक्रीटरी डक्ट एंड कंडीशन फॉलोइंग हैंगिंग हीलिंग। हैंगिंग हीलिंग जरूर है यहाँ, या रिकरेंस जरूर मिलेगी दोनों केसेस में। रिपीटेड इन्फ्लेमेशन एंड कंजेशन ऑफ द एक्सक्रीटरी डक्ट दैट गोज टू क्लम्पिंग, थिकनिंग। दिस सिचुएशन गोज टू मिनरल डिपॉजिट्स, गोज टू सलाइवरी स्टोन्स फॉर्मेशन। कैसे कैसे आगे बढ़ती हैं चीजें, एरो लगा के बताते हैं ये हर बात, कि अगर रिपीटेड इन्फ्लेमेशन है और कंजेशन है एक्सक्रीटरी डक्ट का, तो वहां पे क्लम्पिंग होएगी। क्लम्पिंग का मतलब वहां पर सिकुड़न आ जाएगी या थिकनिंग आ जाएगी, सलाइवा का रुकावट आ जाएगी, उसकी वजह से वहां मिनरल डिपॉजिट होने लगेंगे, जिससे सलाइवरी स्टोन बन जाता है। ठीक है जी, तो ये था आपका एसबीएस ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड डक्ट। यही रुकेंगे आज। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्ते, धन्यवाद बॉस। एक बात और है पवन बॉस। हाँ भैया। पवन बॉस जी भाई। भाई बाकी बच्चों में साथ में करते करते, मतलब मैं इसे बैठ के देख रहा, जैसे एक वर्ड शुरुआत में आता है ना, ड्राइनेस ऑफ माउथ। हाँ, और ड्राइनेस ऑफ माउथ में उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, ये एस्ट्रोजन लेवल कम हो गया, हाँ, है ना। हाँ, तो मतलब ये है कि ये वो सब सिचुएशंस हैं जहां बॉडी फेमाइन डिफेंस को छोड़कर मैनिश डिफेंस में जाने, मैनिश डिफेंस में जाएगी। हाँ, जैसे मेरे को आपने स्टेज पे खड़ा कर दिया, अब मैं बोलना शुरू करूंगा, एकदम से मुंह सा सूखता है ना, थोड़ा सा गला सा गिल्ला कर लूं। हाँ, ये वो जितनी भी सिचुएशंस हैं जिसमें गला सूखता है, जिसमें घबराहट होती है, जहां एंटीसिपेशंस आ जाती हैं, हाँ, जहां भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स की ड्राइनेस आएगी, तो इसका मतलब बॉडी अब इस टाइम स्ट्रेस में, और अब ये मैनिश स्ट्रेंथ वो स्टैंड लेकर ही निकलेगी। देखो एस्ट्रोजन जो है वो सूदिंग का और रिलैक्सेशन का, इसका एक तरह से वो है, हार्मोन है। और अगर हार्डशिप की तरफ को जब भी बढ़ोगे, जीवन में कोई भी हार्डशिप आ गई, स्ट्रेस आ गया, कोई भी ऐसा ड्राई कंडीशंस आ गई जिसमें आपको बहुत ही हार्डशिप में पहुंच गए, तो आपका एस्ट्रोजन लेवल तो अपने आप ही कम होने लगता है। और अगर आप इसको दूसरे रूप में देखो, तो एस्ट्रोजन लेवल से ही आपकी स्किन हेल्दी होती है, आपकी स्किन मॉइस्ट होती है, आपका जो सबक्यूटेनियस फैट है वो एस्ट्रोजन की वजह से इकट्ठा रहता है। तो ये तो बड़ा एस्थेटिक यानी कि सुंदरता वाला हार्मोन है। अगर कोई बंदा सुंदर है, कोई महिला या कोई पुरुष भी, तो वो एस्ट्रोजन की वजह से है, एक बात। और शायद यही यही इंटेलिजेंसी का हार्मोन भी है, एस्ट्रोजन लेवल। आपकी मेमोरी, आपकी इंटेलिजेंसी, जैसे वो होता है ना एल्डोस्टेरोन, वो एग्रेशन का प्रतीक है। हाँ, एग्रेशन का प्रतीक, एग्रेसिव हार्मोन है। तो इसलिए जो एस्ट्रोजन है ये बेटा, नहीं एड्रेनलिन तो गुस्सा है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन की एक खास बात है कि वो एग्रेसिव है और नॉन रिलायबल है और अनस्टेबल है। इसलिए मेल के अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक मिलती हैं, है ना। बहुत इसमें ना, अगर हम दूसरी तरह से देखें
तो यही होता है, ये स्ट्रेस की कंडीशन आएंगी, एस्ट्रोजन लेवल तो नीचे जाएगा और हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। हाँ, फीमेल में एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाएगा और इसलिए वो मैनिस हो जाती है फिर। मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं मेल फीमेल की नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ किसी भी स्ट्रेस की कंडीशन में जब उसे लड़ना होगा तो फीमेल हार्मोन्स कम होते ही टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। है तो फीमेल में भी वो मेल में भी। हाँ नहीं, बेसिकली टेस्टोस्टेरोन को बढ़ना घटना ना कह के एस्ट्रोजन को अगर कहेंगे तो ज्यादा अच्छा इसलिए लगेगा अमित शर्मा, क्योंकि अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा ना तो मेल की सेक्सुअल पावर स्ट्रेस के दौरान बढ़ती थोड़ा ही, वो तो कम हो जाती है, क्योंकि एस्ट्रोजन एनर्जी से रिलेटेड आ जाएगी बस। अच्छा, एस्ट्रोजन लेवल को अगर हम आंकड़ा माने तो लेडीज के केस में जो महिलाएं हार्डशिप में जाती हैं तो उनका एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, तो एक तो उनकी बॉडी के जितने भी शेप्स हैं वो फ्लैट हो जाती हैं, कंटूर खत्म हो जाता है फैट की वजह से, फैट इकट्ठा नहीं होता फिर उनके अंदर, या फैट डिजोल्व होने लगता है अगर एस्ट्रोजन लेवल कम हो रहा है तो। दूसरा, वो एस्ट्रोजन लेवल उनको फेमाइन बना के रखता है तो उनकी फेमिनिटी कम हो जाती है, तो इसलिए वो मैनिसनेस में जाती हैं, है ना। हाँ जी। हाँ, तो ये एस्ट्रोजन लेवल का बहुत ज्यादा रोल है अकेले। हाँ जी। तो ये तो बहुत अच्छा हार्मोन है भाई। और जो जेंट्स जो है थोड़े एफिमिनेट होते हैं उनका एस्ट्रोजन लेवल अच्छा होता है, इसलिए उनकी स्किन चिकनी, स्मूथ, सुंदर सी और इंटेलिजेंसी, मेमोरी अच्छी होती है। एस्थेटिक कर दिया ना आपने। हाँ, चलो ठीक है भाई, रुकते हैं यहाँ। राम राम भाई सबको, राम राम सबको, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। राम राम भैया।